जो अपने कामों के कारण अक्सर भूचाल लाते रहते हैं भारत की राजनीति में, तो डॉक्टर स्वामी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपका ज़्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ना ज़्यादा समाचार में बने रहते हैं। सबसे पहले शुरू करें जो अभी नवीनतम, जिसको विवाद कह लें या घटना कह लें या घटना कह लें, ये जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड वाले मामले में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य जो भी हैं, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा, सैम पिट्रोडा, उनको जमानत मिल गई है। अब पहले तो ये हुआ कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने बड़ी तीखी या कहें गंभीर टिप्पणी की थी कि इसमें जो है सो एक षड्यंत्र दिखाई पड़ता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए जो है सो उसको बदला जा रहा है, यंग इंडियन लिमिटेड बनाने का ये ऐसा मकसद अदालत को लग रहा था। फिर हाई कोर्ट ने भी काफी तीखी टिप्पणी की, लेकिन अभी जो महानगर दंडाधिकारी हैं लवली, उन्होंने कहा कि ये मामला अभी उतना गंभीर नहीं लग रहा, इसलिए जमानत दी जा सकती है। आप क्या कहेंगे? नहीं, उनकी जो पूरी वाकया जो अखबार में छपा है वो खंडित है। उन्होंने ये कहा कि हम इनको बेल डिनाई कर सकते हैं या इनके ऊपर कोई ऐसा अंकुश लगा सकते हैं, जैसे पासपोर्ट जमा करने की बात, यदि वो कोई गंभीर आरोप, माने हीनियस क्राइम की शब्द अंग्रेजी में यूज किया था, उसमें माने कि ये मर्डर का केस नहीं है, ये रेप का केस नहीं है, ये देशद्रोही का केस नहीं है, और इसीलिए इसको हम आज ऐसा नहीं मानेंगे कि इन पर ऐसा उनकी जो लिबर्टीज है, उनकी जो अधिकार यानी स्वतंत्रता है, उस पर हम ऐसे कोई इससे ज़्यादा अंकुश लगाएंगे। सिर्फ बेल के लिए हम डिमांड करेंगे, ये कहा था। आप क्या चाहते थे कि मिले जमानत के लिए? हाँ, मैंने पहले कह दिया था, या आप बेल लो जिसमें आप जमानत भी देनी पड़ेगी और श्योरिटी भी, किसी व्यक्ति का श्योरिटी भी सामने लानी पड़ेगी जो गारंटी लेगा जी। और यदि आप नहीं करोगे तो जेल जाओगे। और ऐसा पहले भी केस में केजरीवाल ने कहा था मैं नहीं बेल लूंगा, बेल बॉन्ड नहीं भरूंगा, तब मैजिस्ट्रेट ने उनको जेल भेज दिया था। तो और बाद में आकर उन्होंने बेल बॉन्ड भरा, इसीलिए वो छूट गए। तो ये मैंने कहा था, जब इन्होंने बेल के लिए मैंने तैयारी से आए थे और सारे कागज को बिल्कुल पूरा तैयार करके लाए थे, और जो श्योरिटी के लिए थे वो सब खड़े कर दिए थे उन्होंने, ए.के. एंटनी, प्रियंका गांधी, एक्सेट्रा। तो मैंने बेल का विरोध नहीं किया। मैंने एक ही बात कहा कि ये आदत से मजबूर हैं कि गायब हो जाते हैं और हमारी ट्रायल फिर उसमें देरी हो जाएगी, इसके लिए आपकी परमिशन लेकर ही बाहर जाना चाहिए। तो तब उन्होंने कहा कि ये मर्डर का केस नहीं है, ये कोई हीनियस क्राइम का केस नहीं है, ये अभी फिलहाल कोई सीरियस क्राइम का केस नहीं है। हाँ, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने ये तो कहा ना कि एक सम्मानित परिवार से आते हैं, एक बड़ी पार्टी से आते हैं, यही उन्होंने कहा, ये भाग जाएंगे ऐसा मानने हाँ, ये अभी उन्होंने ये कहा था कि अभी ये भाग जाएंगे या गायब हो जाएंगे, ये अभी तो हम मान नहीं सकते। अब कल घटना ऐसे हो जाएगी तो फिर मैं दोबारा चले जाऊंगा। तो ये जो आप कह रहे थे कि बाहर चले जाते हैं, तो कुछ ज्यादा आरोप लगाना नहीं हुआ कि बाहर कहाँ जाएंगे? बाहर तो भागने की कोई गुंजाइश, कोई संभावना बनती नहीं है। अब मैं कैसे कह सकता हूँ, इनके बारे तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता ये क्या कर सकते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी चोरी कर दी उन्होंने इसमें, यानी मेरे अनुमान के अनुसार, तो मैं इनको आपका तो अनुमान है कि 2000 करोड़ की चोरी है? हाँ, उन्होंने इसकी हड़प कर ली है। तो ये तो आपका अनुमान है, अदालत का फैसला जब आएगा? अनुमान नहीं है, दो अदालतों ने, न्यायालय ने इस पर पूरी बहस सुनकर 15 महीने दोनों ने 15 महीने लगाकर फिर उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें ट्रायल में पता लगेगा कि जो सारे तथ्य आपने रखे हैं, इस तथ्य का कोई खंडन है कि नहीं, परंतु जो तथ्य आपने प्रस्तुत किया है, खंडन होने के पहले हमें लगता है कि हाँ, ये ऐसे अपराध हुआ है।
हाँ, ये ठीक है। उन्होंने कहा कि प्राइम ऑफिस प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है, खास करके वो 90 करोड़ रुपया जो है कर्ज की बात है और 50 लाख रुपया यंग इंडिया लिमिटेड ने दे करके वो सारा अधिकार ले लिया कि हम उसको जो है वापस ले सकते हैं उस कर्ज को। तो उसमें एक आपराधिक जो है षड्यंत्र नजर आता है, लेकिन खैर वो तो ट्रायल का मामला है, ट्रायल में वो सामने बात आएगी। लेकिन एक बात कही जा रही है कि जब आप कहते हैं कि एक अपराध हुआ, तो अपराध में कौन ठगा गया, किसके साथ धोखाधड़ी हुई, किसका नुकसान हुआ, ये बात कहते हैं कि इसमें बिल्कुल नहीं है। देखिए, ये सब कांग्रेस के जो अधिवक्ता हैं जी, ये लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं। स्वामी का क्या नुकसान हुआ, ये कौन होता है इसमें। अब सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट्स दिए हैं, निर्णय दिए हैं, जिससे ये सारे बेबुनियाद हो जाते हैं। माने उन्होंने कहा कि यदि आप सरकार से कुछ सुविधा लेते हो, सरकार से सस्ते दाम पर जमीन लेते हो, सरकार के बैंकों से आप कर्जा लेते हो बहुत न्यूनतम ब्याज से, तो फिर ये हक बनता है पब्लिक का कि इसका दुरुपयोग हुआ कि नहीं। और उन्होंने ये कहा ऐसा नहीं भी करते हो, यदि ये सार्वजनिक असर इसकी होती है आपकी गतिविधियों से, तब भी एक अदालत को हक है इस पर विचार करने के लिए। तो पहला तो हो गया कि ये जो एसोसिएट जर्नल्स हैं, इनको जमीन सस्ता मिली, और ऐसे जगह में जहां मिलना मुश्किल है, जो प्रेस ऑनक्लेव के नाम पर जाना जाता था एक ज़माने में जी। और फिर कर्जा बैंकों से बड़ी सस्ते दाम पर, कई कर्जाओं को उन्होंने वापस नहीं की, पंजाब नेशनल बैंक का कर्जा को अभी तक वापस नहीं की। तो ये और सरकार से इतनी सुविधा लेने के बाद अब इसकी प्रॉपर्टी ये हम मनमानी करके जो करना कर सकते हैं, ये कह नहीं सकते। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल इसी साल जनवरी में बीसीसीआई माने क्रिकेट के जी 1 पैसा वो सरकार से नहीं लेते। हाँ, उसमें भी इस तरह का फैसला दिया है कि आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। हाँ, कहा कि आप इतने पब्लिक आती है और पब्लिक विश्वास के साथ आती है, पब्लिक के साथ विश्वासघात करेंगे। बीसीसीआई के पहले जी टेलीफिल्म्स वाले मामले, हाँ बिल्कुल, वो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ स्टेट का मतलब ऐसा नहीं है कि केवल जो है सरकार ही। तो इसीलिए ये कहना कि कोई अपराध हो रहा है, मैं कहता हूँ यार मियाँ कोई बीबी को गोली से मार रहा है, तो मैं तो कहूँ ये तो बीबी मियाँ की झगड़ा है, मैं क्यों पुलिस को बताऊं। ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये बड़ा सस्ता सरल। मैंने पढ़ा कि 4 कंप्लेंट विटनेसेस जो शिकायत करता थे, उनके जो गवाह थे, उनमें आप थे, गुलाब चंद हुए, आर वेंकटेश हुए और राजगोपालन, 4 गोपी कृष्ण। हाँ, तो उन 4 से पूछताछ की गई, उसको कोर्ट ने एग्जामिन किया। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उन जो आपके अलावा वो 3 थे, एक तो चूंकि नहीं, गोपी कृष्णन ने इतना ही बताया, एक ही बात पर उनकी पूछताछ हुई थी कि उन्होंने ईमेल भेजा था राहुल गांधी को, ये यंग इंडियन की हिस्सा बनने के बाद या नियंत्रण में आने के बाद उन्होंने लिखा कि आप क्या अखबार छापेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। तो अब मेमोरेंडम एसोसिएशन में और जो सुविधा सरकार से मिली है, जमीन मिली है, कर्जा मिली है, ये सब अखबार चलाने के लिए है। अब आप अपने जो स्वामित्व है या आपकी जो प्रबंधक समिति है, वो पूरा इनके हाथ में दे दी और वो कहते हैं हम अखबार नहीं चलाएंगे। वो ईमेल सही है, कब भेजा, किसने जवाब दिया, उसका कॉपी, ये सब मांगने के लिए उनकी पूछताछ हुई थी। जहाँ तक एमआर वेंकटेश है, वो हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और बहुत मशहूर हैं, हमारी एजेंसीज जो हैं सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्ट सब का वो सलाहकार भी हैं। उनको उनके बयान ये है कि ये कंपनी लॉ में ये लीगल है, इनलीगल है, और इसमें फ्रॉड क्या है, ये कंपनी लॉ की दृष्टि से और जो हमारे इंडियन पिनल कोड की दृष्टि से उनको उनकी एक्सपर्ट कि कंपनी लॉ के तहत ऐसा किया जा सकता है या नहीं, क्या सकता है, इसकी परिणाम क्या है, आईपीसी में ये अपराध बनता है कि नहीं, ये सब उसको एक्सपर्ट विटनेस के रूप में बुलाया गया। और गुलाब चंद चूंकि रजिस्ट्रार है कि ये जो सारा डॉक्यूमेंट स्वामी ने पेश किया है ये सही है, ये हाँ वास्तव में उन्होंने कहा कि सही, हाँ 100%।
लेकिन अब जो खबर आई है कि अब जो यंग इंडियन लिमिटेड है उसको उसमें बदलाव किया जा रहा है, किसमें किसी तरह का कोई लाभ नहीं होगा, नॉन प्रॉफिट कंपनी बनाने की बात। वो एसोसिएटेड जर्नल्स जी, जहाँ तक यंग इंडियन है वो शुरू से चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के इसमें रजिस्ट्री हुई, सेक्शन 25 जब पुरानी एक्ट चल रही थी, अब सेक्शन एजीएल के बारे में क्या उसको नॉन प्रॉफिट। जी, उसका उनका उद्देश्य एक ही है, बड़ा सस्ता और अल्पकाल का सोच है कि अब वो क्या सोच रहे हैं कि मेरी राय में, उन्होंने कहा तो नहीं, कि अब इस सारा केस खत्म होने के पहले ये दोनों कंपनी को एक कर दो और उसके आधार पर एसेट्स को इधर उधर कर दो। इसका मैं चुनौती दूंगा। नहीं, कानून कई बार वो है कि अब प्रोस्पेक्टिव है या रिट्रोस्पेक्टिव है। नहीं, प्रोस्पेक्टिव का सवाल नहीं है। वो देखिए, जब वो कहते हैं हमारी मंशा है कि ये करना है, कि हम तो सिर्फ समाज की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो तब वह कहेंगे कि भाई क्या गारंटी है, आपने ये करने के बाद कानून बदल दी और आज जो नया कानून लागू होगी उनके ऊपर, उसके अनुसार वो कमर्शियल प्रॉफिट भी बना सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी का। जी, तो वो तो हम कह सकते हैं कि ये कहना कि हमने क्या था, फिर कानून बदले आप ही लोगों ने। वो समय लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल था, वहाँ जो वकील है, तो सोनिया गांधी सर्वसर्व था यूपीए गवर्नमेंट में, तो कानून भी बदल दी और अब तो इसको प्रॉफिट कंपनी कभी भी बना सकते हैं। एक बात जो आप पर आरोप लगाते हैं आपके विरोधी कि आप एक खास परिवार के पीछे पड़े रहते हैं, तो इस पे आपसे जरूर हम जानना चाहेंगे। और कहते हैं कि आज से नहीं, आप तो 1972 से कहते हैं कि इन पे सारे आरोप हैं, सोनिया गांधी की नागरिकता से लेकर तमाम मुद्दे आप उठाते रहे हैं। और वो उसका कारण बताते हैं कि जब आप हार्वर्ड में थे और आपको यहाँ अमर सेन ने कहा कि यहाँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आप आ जाएं, और फिर आपकी नियुक्ति नहीं होने दी गई क्योंकि आप कमांड इकोनॉमी जो इंदिरा गांधी नेहरू की नीति थी उसके विरोध में आप मुक्त बाजार के समर्थक हैं। फिर IIT से आपको हटाया गया, तो आप बिल्कुल एक परिवार के खिलाफ हो गए। नहीं, मैं जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ इसलिए था कि वो सोवियत रूस के तरफ झुकते थे। उन्होंने कश्मीर का मामला यूनाइटेड नेशंस में ले गए थे और उनको मैं हिंदू विरोधी मानता था। और बचपन से हमारा, मेरे माताजी के कारण थोड़ा एक हिंदू पक्ष लेना एक स्वभाव बन गया था। तो नेहरू के बारे और उसकी और भी कारण थे, वो निजी मामले हैं, बट हमें प्रेजुडिस करने में वो भी कारण थे। लेकिन इंदिरा गांधी के विरुद्ध में मेरा मंशा जब बनी, जब इसने सोवियत रूस की पूरी तरह झुकाव करे और ऐसे हत्याएं हुए हैं जिसमें मुझे संदेह हुआ, जो मेरी जानकारी थी, मेरी पहुंच थी, मेरे दो मित्र थे, उनके कहने के अनुसार कि सोवियत रूस के कारण लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हुई और दीनदयाल उपाध्याय की, और इन्होंने संधि तो अब तक कोई बात तो आई नहीं है। पर ये कहा है कि मुगल सराय में कुछ वो थे, पता नहीं, वो गलती से कहता है कि एक्सीडेंटली वो कुछ सामान बेचने वाले थे। मैं कब से कह रहा हूँ सुभाष चंद्र बोस के बारे, आप 77 के लोकसभा डिबेट देखिए, तब मैंने समर गुहा भी उठाते थे उसका, बिल्कुल, बट कौन मानता था इसको। आज पता लगा है कि अनेक फाइल्स है। मैं जब मैं मिनिस्टर बना 1990 में, हाँ, तब भी मुझे चंद्रशेखर ने कहा कि ये जो ये एशेज हैं उसकी जो अंत्येष्टि उसको लाना है जापान से, तो लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए उस पर जानकर, तब मुझे 2-3 फाइल्स देखने के लिए मौका मिला और मुझे पुष्टि हो गई। मेरा वो दुर्घटना हुई ही नहीं थी, वो क्रैश आया ही नहीं हुआ। और ये रशिया गए थे, रशिया के बारे नेहरू अवगत कराया गया, तो ये सब आ जाएगी अभी फाइल में। मैं ये कह रहा हूँ कि कई चीज़ों को मुझे, क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में सारा स्कूल कॉलेज हुआ, मेरे पिताजी सेक्रेटरी लेवल में थे, मेरे फादर इन लॉ ICS के थे, तो ये सारा जो, हाँ, मेरी जो पहचान है और जो पहुंच है वो दूसरे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी आपका मानना है कि स्टालिन को फांसी दे दी? स्टालिन ने उसको मार दिया, ये पक्का है, ये मुझे लगता।
मुझे जो इस तरह की बातें तो खैर आई हैं। हाँ। और ये भी कहा जाता है कि विजय लक्ष्मी पंडित को भेजा था इन्वेस्टर बना करके, उसके पीछे भी कुछ कारण था, बातें सार्वजनिक नहीं, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे क्योंकि एक वो अलग विवाद वो आ जाएगा। लेकिन हम अभी एक परिवार के बारे में जो कह रहे थे कि आप मतलब लोग कहते हैं कि नहीं, देखिए ये परिवार की बात में आ जाता हूँ, आपकी जो मूल सवाल है उस पर आता हूँ। राजीव गांधी के साथ मेरी बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, और जो जानते हैं उन दोबारा इंदिरा गांधी जीत कर आने के बाद मैंने उसकी मदद की थी चाइना के साथ उसकी रिश्ता को सुधारने के लिए देश का, और उसके बाद मैं आखिर तक उसके साथ हमारी मित्रता थी 81 से 84 तक। फिर राजीव गांधी का मैं बहुत यानी घनिष्ठ मित्र बन गया था, और मैं उनके कहने पर वीपी सिंह गवर्नमेंट को भी गिराया था और चंद्रशेखर की सरकार बनाई थी। तो और लिट्टे का दुश्मनी मैंने इसीलिए लिया कि उसने राजीव गांधी को मारा। ये जो अभी सिक्योरिटी के बारे हल्ला कर रहे हैं ना, वो तो नरसिम्हा राव ने मुझे उसी लिए दिया था। स्वामी जी ठीक है, ये बातें आई है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि स्वामी जी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, बड़े बड़े दावे, इसको प्रधानमंत्री बना दिया, उसको बनने से रोक दिया, सोनिया को नहीं बनने दिया, चंद्रशेखर को बना दिया। अब सोनिया गांधी के बारे में आपने कहा कि आपका वो पत्र था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम। अब्दुल कलाम ने खुद अपने संस्मरण में लिखा है कि नहीं, मैं बनाने को तैयार बैठा हुआ था, उन्होंने खुद मना कर दिया। अब आप गलत हैं या वो गलत हैं? अब उन्होंने कब लिखा ये आप बताइए? तो ये हुआ था आखिर में 2004 में भी मैंने आम तौर पर पब्लिकली कहा था, उस समय कोई खंडन नहीं आया। मैं कहता हूं सबको एक ही बात, आप उस समय की टेलीविजन देखिए, सुबह से ये स्क्रॉल हो रही थी कि 5 बजे सोनिया गांधी 340 दस्तखतों के साथ जाकर दावा करेगी सरकार बनाने के लिए। मैं मिला राष्ट्रपति को उनके निमंत्रण पर, मेरी चिट्ठी के पहुंचने के बाद 12:30 बजे, और उनके सारे ऑफिसर्स इकट्ठे थे। उनको मैंने बताया क्यों नहीं बन सकती है ये भी रिकॉर्ड में है। फिर उन्होंने 3:30 बजे एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी को मनमोहन सिंह ने टेलीविजन कैमरा में 5 बजे पढ़कर सुनाया कि जो पहले फैसला हुआ था कि सारे एमपीज मिलकर जाएंगे राष्ट्रपति भवन 5 बजे, यानी शाम के 5 बजे, वो रद्द हो गया प्रोग्राम। अब वो 6:30 बजे पार्लियामेंट में भाषण देगी, और दूसरा दिन 10 बजे राष्ट्रपति भवन जाएगी। वो चिट्ठी कहाँ है जिसको उन्होंने टेलीविजन में पढ़ा था? कहीं ना कहीं तो होगी ही चिट्ठी। नहीं है, आरटीआई में मुझे नहीं दिया। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि नॉट लोकेटेड, बट टेलीविजन में तो है। और मैं कहता हूँ कि आर्काइव से तो मिल जाएगा। आप ट्राई करिए। मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस के हाथ में है, वो क्यों नहीं बाहर करते हैं वो चिट्ठी जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। अब क्या मजबूरन हो गई कि अंतिम वक्त में 2012 को 2004 के बारे पुस्तक लिखते हैं। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी है इस बीच में, कभी नहीं बोला, कहीं नहीं बोला। क्या मजबूरी हो गई लिखने की? मैं नहीं बोलूंगा, अभी नहीं बोलूंगा, बाद में जब वो चिट्ठी मिल जाएगी मुझे जी। अब तो हम रूलिंग पार्टी है, कहीं ना कहीं एक दिन मिल जाएगी मुझे जी। उसके बाद मैं बोलूंगा कि क्या हुआ था कि एक अब्दुल कलाम ने दूसरी टर्म लड़ने के लिए मना किया आखिर वक्त में। हाँ कहने के बाद से मैं ही था जो एनडीए के लिए नेगोशिएट किया था। और क्या वजह थी, वो कौन सी चिट्ठी थी, उसमें क्या लिखा था? मनमोहन सिंह ने पढ़ा चिट्ठी, वो टेलीविजन में आया है, वो चिट्ठी का है। ये तो बात हुई। और एक और व्यक्ति था वहां, तीसरा भी एक था, उसे किसी ने पूछा नहीं अभी तक और बोलेगा भी नहीं। उसका, वो मेरा मित्र है। क्या नाम? नाम नहीं बताऊंगा मैं सही वक्त में बताऊंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि जो पब्लिक में रिकॉर्ड है जी। कि मनमोहन सिंह पढ़ रहे हैं चिट्ठी कि 5 बजे की जो मीटिंग है राष्ट्रपति से वो कैंसिल हो गई। दूसरा अगला दिन मैं और सोनिया गांधी
जाएंगे। उसमें निमंत्रण नहीं था, वो चिट्ठी में उसने कि आपको यदि सरकार किस प्रकार से गठित होना है जी, तो आप कल 10 बजे आ सकेंगे। चलिए खैर ठीक है। अब ये तो जो भी है, इसीलिए आप जब नहीं, देखिए मैं तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कहता हूँ, ये तो और वो बहुत सस्ता है, लोग लगा देते हैं जी। मैंने दस्तावेज के बिना कभी कुछ नहीं कहा। दूसरी बात, एक वही बात जो परिवार के बारे में कह रहे थे कि जैसे आपने 2G मामले में भी कहा कि सोनिया की बहन अनुष्का को और नाडिया को जो है 60% किक बैक्स मिले। उस 36,000 करोड़। आपने कहा 180 बिलियन उसमें जो कुछ आया है, मैंने पढ़ा था, जो भी है बहुत बड़ी रकम है वो। तो उसका अभी तक तो कोई प्रमाणित वो हुआ नहीं। वो तो क्या है, मैं प्रमाणित करूं, जब करना है करूंगा। मैंने 2G के लिए कहा, ये सारा राजा के खिलाफ तो ठीक देखिए है। प्रमाणित, मुझे अधिकार है पब्लिक को, जो मैं विश्वास करता हूँ सही है। अभी तक जो भी मैंने कहा उसको खंडित नहीं किया किसी। जैसे पी चिदम्बरम के खिलाफ आपने आरोप लगाया, उनको उस समय जमानत मिल गई क्योंकि प्रमाणित नहीं हो पाया। आज तक वो मामला वहीं पे लटका हुआ है। नहीं, चिदम्बरम के लिए आप ये सवाल मुझे 2 महीने के बाद पूछिए। मतलब चिदम्बरम हाँ बिल्कुल के खिलाफ उसके एयरसेल मैक्सिस में चार्जशीट होगा। चार्जशीट होगा, पक्का है। पक्का है। तो मतलब ये माना जाए कि अगले 2-3 महीने में और भी बड़े भूचाल आने वाले हैं राजनीति में। भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लड़ने के लिए हमारा वचन है पब्लिक से। जी, हमें कोई फिक्र नहीं है कि जीएसटी पास होगा नहीं होगा। जी जी। भ्रष्टाचार प्राथमिकता देगी उसकी। हिंदुत्व, भ्रष्टाचार और कानून, गवर्नेंस जिसको कहते हैं। जी जी। ये तो भ्रष्टाचार है। और एक आपका है कि सोनिया और राहुल को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है। वो तो बन ही नहीं सकते। तो वो तो आपने पिछले इंटरव्यू में साफ कहा था कि वो जब वक्त आएगा तो आप बताएंगे। अभी तो खैर नहीं, मैंने बता दिया वो नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनका वो इटालियन सिटीजनशिप, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जी। राहुल के बारे दूसरे प्रॉब्लम है जी। वो अभी फिलहाल वो पिछली बार भी आपने कहा था कि फिलहाल आप नहीं बताएंगे, जब वक्त आएगा। मैं तो इतना तो मैंने राहुल की अपने हाथों से भरा हुआ फॉर्म कंपनी का, जिसको उसने खुलासा नहीं की थी अपने देश में, वो बैकऑप्स कमिटी कंपनी, उसमें उसने कहा मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इंडियन सिटीजन किसी और देश का नेशनल नहीं हो सकता। वो बात तो सही है। तो भले पीआईओ है तो उसको ये कहा सकता है पीआईओ, वो अलग बात है, उसका मामला पीआईओ वहाँ रहेगा और यहाँ हाँ वो फिर उसको वोट नहीं है। वही बात है कि उसका मामला अलग है कि वहाँ रह करके यहाँ का भी प्राप्त करे डबल जो वोट नहीं होगा, फिर तो एमपी नहीं हो सकता। एमपी नहीं हो सकता। सही बात है। वो देख लेंगे अभी तो वो आगे भी वो चलता रहेगा। नहीं, मैंने तो उसको खुलासा कर दिया है। उसने कहा टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए हम सबूत देंगे कि टाइपिंग मिस्टेक नहीं है। वो सब चल रही है अभी। ब्रिटिश गवर्नमेंट से मुझे दस्तावेज लेने के लिए मैं फरवरी में जाऊंगा। अब चूंकि समय समाप्त हो गया, एक अंतिम, चूंकि आप और भी तरह के जनहित के मामले लाते हैं, जुवेनाइल वाले में आप क्या कहेंगे? चूंकि आप भी उसमें थे और अब वो ये मेरी पिटीशन थी, आपकी पिटीशन को देखिए जो हाई कोर्ट ने डिसीजन उस दिन दिया वो कानून या विधि के अनुसार इससे ज्यादा श्रेष्ठ जजमेंट नहीं हो सकती। जी जी। कोर्ट ने साफ कहा कि 3 साल की सजा है, इससे कानून के अनुसार इसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन उन्होंने मेरी ये दलील मान ली कि रूल्स में है कि ये सेंटेंस सर्व होने के बाद इनको छोड़ने के पहले एक मैनेजमेंट कमेटी इसकी मंशा को छानबीन, इसकी जांच करनी चाहिए और इसमें समाज में ये अनुकूल व्यवहार के साथ रहेगा, इसका निर्णय करने चाहिए। इसके लिए 2 साल और लगा सकते हैं। तो उसकी निगरानी होती रहे। उसको एक अभी कमरे में बंद था, अब इसके गले में कॉलर लगेगी, चेन लगेगी। चलिए अब चर्चा समाप्त करें। स्वामी जी बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका ही बहुत धन्यवाद। डॉक्टर स्वामी ने बहुत सारे खुलासे किए और जैसा कह रहे हैं कि आगे भी वो करेंगे और आगे भी इस तरह के भूचाल आते रहेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज और अपनी प्रतिक्रिया में भेज सकते हैं सुधांशु@mail.com। नमस्कार।